देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान सीएम धामी ने 87 करोड़ की कुल 6 योजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम ने स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में 200 बेड का हॉस्टल, बहुउद्देशीय हॉल, बॉक्सिंग हॉल का उच्चीकरण, हरिद्वार में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण, हरिद्वार स्टेडियम में दर्शक दीर्घा पार्किंग का निर्माण एवं परेड ग्राउंड खेल परिसर के तहत रोलर स्केटिंग रिंग का निर्माण कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री ने खेल से संबंधित उपकरणों पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने राज्य स्तरीय पिट्ठू प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए नेशनल गेम्स उत्तराखंड वॉलेंटियर पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवा महोत्सव राज्य के युवाओं को अपनी रचनात्मकता, कला और खेल प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करेगा और संस्कृति, परंपराओं और लोक कला को बढ़ावा देने का भी काम करेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के साथ परंपराओं का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस वर्ष युवा महोत्सव का आयोजन इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी थीम के तहत किया जा रहा है। हमारे युवा नवीनतम तकनीकों को सीखने के साथ अपने को विकसित करने में सक्षम होंगे। महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस जैसे नवाचार पर विशेष फोकस किया गया, जो हमारे खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। तीसरे खेल हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। इस महोत्सव में हम स्पोर्ट्स साइंस जैसे नवाचारों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है कि वो हमारे खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में निश्चित रूप से उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करवाने में सहायक सिद्ध होगा। मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में हमारी समृद्ध लोक संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विषयों पर कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही। मुझे जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इसमें भाग लेने के लिए ब्लॉक स्तर से भी युवा प्रतिभाओं को अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको राज्य स्तर पर आने का एक माध्यम, एक ऐसा रास्ता मिला है जो नीचे से लेकर ऊपर तक की सीढ़ी बनाने का काम करेगा। उत्तराखंड में 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान है, जिसको लेकर बीजेपी जी जान से जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रत्याशी आशा नौटियाल गांव-गांव भ्रमण कर रही हैं और मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रही हैं। आशा नौटियाल ने शिवपुरी, खतेना, सतेरा, मालकोटी, कुमोली, मायकोटी, बासिल, पाविल, चामक, बोरा में दौरा किया। इस दौरान आशा नौटियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशल नेतृत्व में केदारनाथ धाम का समग्र विकास किया है, उनके कार्यकाल में यह हुआ है और आगे भी केंद्र और राज्य सरकार केदार के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2007 से 12 तक बनी। उस समय मैंने 33 करोड़ की ये पेयजल योजना स्वीकृत कराई, जिससे 96 बस्तियां आज लाभान्वित हो रही हैं और ये बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए हुआ था। और अब दूसरे फेज में जो हमारा चोपता क्षेत्र है उसके लिए भी द्वितीय चरण की योजना के मतलब अपने गतिमान है। वहां पर टैंक बन रहा है और चोपता क्षेत्र की भी तमाम 45 से 40 ग्राम पंचायतों को इस पेयजल का लाभ मिलने वाला है, जो दोनों योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। तो निश्चित तौर पर हम काम करते हैं और दूसरे लोग केवल समस्या गिनाते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले शातिर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। सीओ कोटद्वार वैभव सैनी ने कहा कि जनपद में अभी तक 8 शातिर अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला बदर किया गया है। उसमें भी हमने लगभग 2-3 व्यक्तियों को जिला बदर किया है और इसमें पूरे उसमें अगर आप देखें पूरे साल में इस बार अच्छी कार्रवाई की गई है गुंडा एक्ट में और लगभग 8 व्यक्तियों को अभी तक जो हमारे सर्कल के हैं उन्हें जिला बदर किया गया है। उत्तरकाशी में मस्जिद निर्माण का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। हिंदू संगठनों ने एक बार फिर महापंचायत बुलाने का फैसला लिया।
बजरंग दल के वरिष्ठ नेता विकास वर्मा ने कहा कि उत्तरकाशी में जिस धार्मिक स्थल के कागजात दिखाए जा रहे हैं उनमें कोई प्रामाणिकता नहीं है। दावा किया गया है कि धार्मिक स्थल अवैध है, इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। 1 दिसंबर को उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाई गई है। विकास वर्मा ने कहा कि लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि धार्मिक स्थल में अवैध गतिविधियां हो रही हैं। उन्होंने दावा किया कि यह धार्मिक स्थल अवैध है। तो वहीं मस्जिद विवाद मामले पर राजधानी देहरादून के शहर काजी ने बताया है कि जो कानून निर्णय लेगा वो हमें मंजूर होगा। मुस्लिम समाज देवभूमि में कोई विवाद नहीं चाहता। यहां सभी लोग भाईचारे के साथ रहने वाले लोग हैं। 30 वर्षों तक उस भूमि का दाखिला खारिज रोका गया था। 1979 में धोखाधड़ी के साथ ये 5 नाली भूमि अपने नाम हस्तांतरित कराई थी। वह कृषक भूमि में चढ़ी हुई थी। उसके बाद उसमें जो निर्माण हुआ था वह भी एक रिहायश मकान था। उसको मस्जिद के रूप में दिखाने के लिए जो वहां पर एडीएम रजा अब्बास और दूसरे एसडीएम जो दोनों मुस्लिम थे, और उन्होंने सुनियोजित एक षड्यंत्र के तहत कागजों में हेराफेरी की और उसको 2023-24 के 4 के आसपास उसको जो था दाखिला खारिज की एक अवधि के अंदर लाया गया। तो ये चिंता का विषय। इतने साल के बाद मतलब कि ये जागरूकता मतलब कि आ रही है, समझे, उसी वक्त मतलब इसको तस्लीम करना चाहिए थे, या उनसे पूछो उन लोगों से जिन्होंने मतलब ये बात की है और इसके खिलाफ किया है और इतनी मुद्दत के बाद क्यों किया। अगर वो बात कानून के खिलाफ है तो कानून इसको उजागर करे। जहाँ तक मस्जिद का बनना है तो वो तो मस्जिद की जगह के पैसे दिए गए, आगे तो फॉर्मेलिटी है। फिर जैसा कानून करेगा वैसे हम उसको मतलब देखें, हमारा क्या देखना है, हम तो कानून के पीछे हैं। नहीं विवादित तो मतलब विवाद तो मतलब किसी कोई भी आदमी विवाद डाल सकता है। अगर उनका विवाद सही है तो बात सही होगी और उनका विवाद गलत है तो गलत होगी, क्योंकि रजिस्ट्री बगैर पैसे के नहीं होती। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। यह मुलाकात देहरादून स्थित राजभवन में हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने राज्यपाल को 14 नवंबर को यानी बाल दिवस पर होने वाले युवा महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल होने का आग्रह किया। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए महोत्सव में शामिल होने की राज्यपाल ने बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्यपाल के मार्गदर्शन और अनुभव विशेषकर युवाओं के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। उत्तराखंड के संत समाज ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग शुरू कर दी है। ऋषिकेश के संतों का कहना है कि जिस प्रकार धर्म विशेष के लोगों के लिए बोर्ड का गठन हो रहा है, इसी प्रकार सनातन धर्मियों के लिए सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। संतों ने सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जल्द उत्तराखंड में सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की, जिससे सनातन धर्म के लिए सरकार भी काम कर सके। अनंत से चला आ रहा हमारा सनातन धर्म है, इसके बारे में यदि इस प्रकार का कोई भी बोर्ड बनता है तो स्वाभाविक रूप से सनातन को जहां बल मिलेगा वहां हम जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उनको भी इसके बारे में बहुत कुछ और ज्ञान प्राप्त होगा। तो मैं इसके लिए बहुत अभिनंदन करूंगा, बहुत स्वागत। सिडनी में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कई विषयों पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में भारत ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है, भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं और मानव तस्करी पर भारत में रोकथाम के प्रयास जारी हैं। महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की सुदृढ़ता के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। केंद्र की सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी धर्मों को उचित सम्मान मिले, नवभारत निर्माण हो रहा है, जिसे निश्चित रूप से 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसमें संपूर्ण भारतवासी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। भारत में लोकतंत्र कायम है और पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के तहत भारत सरकार द्वारा नेशन फर्स्ट एवं एकात्म मानववाद पर देश चलाया जा रहा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तिथि को भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतिम मुहर लगा दी है। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे।
खेलों की सफल आयोजन को लेकर 5 समितियों का भी गठन किया गया है। इसमें गेम्स टेक्निकल कंडक्ट समिति GTCC का गठन होने से राष्ट्रीय खेलों के दौरान आयोजित होने वाली स्पर्धाओं और उनके आयोजन स्थलों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। इसको लेकर खेल विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा है कि हमारी तैयारी 100% है, पूरी तैयारी हो चुकी है, बस तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे ही GTCC आ जाती है, बाकी इंटीग्रिटी तय कर ली जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। तैयारियां 100% है, पूरी तैयारी हो चुकी है। हम लोग उसके अब फिनिशिंग टचेस में चल रहे हैं और जैसे ही GTCC आ जाती है गठित, और यद्यपि GTCC का अनाउंसमेंट हो चुका है, वो जैसे ही कमेटी आती है, कमेटी के साथ हम लोग बैठकर बाकी और निटिग्रिटी जो है वो तय कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 28 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय खेल को आगाज करेंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण चल रहा है। कोटद्वार बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदस्यता अभियान के दूसरे चरण में सक्रिय सदस्य बनाए जा रहे हैं और जितना उन्हें टारगेट दिया गया है उसको वो समय पर पूरा कर लेंगे। सदस्यता अभियान का हमारा दूसरा फेज चल रहा है और प्राथमिक सदस्य हमारे बन चुके थे। उसके बाद आजकल हम लोग सक्रिय सदस्यता की ओर बढ़े हैं। अपने ज़िले से इस समय 450 सक्रिय सदस्य बन चुके हैं और अभी कुछ डेट आगे बढ़ी है तो लगभग हमारा जो 700-800 का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम संगठन पर्व आगे बढ़ेगा और हमारे बूथों की चुनाव होने सुनिश्चित हुए हैं। उसके बाद ऋषिकेश की मुख्य सड़क पर गोवंश की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कभी राहगीर तो कभी पशु हादसे के शिकार होते रहते हैं, जिससे लोगों में निगम के प्रति आक्रोश है। लेकिन नगर निगम इस बड़ी समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रहा है और स्थिति यह है कि आवारा पशु की सड़कों पर संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि हम इस समस्या से निपटने के लिए प्रयासरत हैं। गौशालाएं निर्माणाधीन है, ये इसी सरकार माननीय धामी जी सरकार के दौरान हुआ है। और आपको शायद जानकारी होगी कि जब मैं वित्त मंत्री भी हूँ उस नाते भी कह सकता हूँ कि पहली बार जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था, गऊ का प्रतिदिन 5 रुपया बजट में प्रावधान था। तो 22 में जब मैंने पहला बजट दिया तो 5 रुपये से बढ़ा के 30 रुपया प्रतिदिन प्रति गऊ करने का काम किया। और उसके बाद जब 2023 में अगला बजट प्रस्तुत किया तो उसमें और बढ़ा के यानी कि 5 रुपये से 30 रुपया, फिर 30 रुपये बढ़ा के 80 रुपया। उत्तराखंड राज्य 25वें साल में प्रवेश कर गया है। उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था, जिसमें कई लोगों ने अपना बलिदान भी दिया था। आज से ठीक 29 साल पहले 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू में यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। इसके साथ ही इसी जगह पर 52 लोगों को पुलिसिया बर्बरता का सामना भी करना पड़ा था, जिसमें सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। घायल अवस्था में ही तत्कालीन यूपी पुलिस ने उन्हें जेल में भी डाल दिया था। आज इस घटना को 29 साल पूरे हो गए हैं। इसी कड़ी में यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की शहादत की बरसी पर इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने उस दिन का पूरा हाल बताया और ऑपरेशन जाफना के राज भी खोले। राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर देवेंद्र फरसवाण ने बताया है कि उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य बनाने की मांग को लेकर उत्तराखंड के हर हिस्से में आंदोलन हो रहा है। श्रीनगर में भी आंदोलन अपने चरम पर था। राज्य आंदोलनकारी किशनपाल परमार और दौलत राम पोखरियाल के नेतृत्व में आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर थे। सभी आंदोलनकारी श्रीयंत्र टापू में शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे। क्या कहा है सुनाते हैं आपको। आज श्रीयंत्र टापू कांड की 28वीं लगभग वर्षी है। 10 नवंबर 1995 की ये घटना है और 4 बजे सुबह आज ही के दिन सारे वो अपने नाव लेके टापू में घुस गए थे और उस ऑपरेशन का नाम रखा था तत्कालीन सरकार ने जाफना प्रायदी। चारों तरफ से हमें पुलिस ने घेर दिया था और जब
सुबह 4 बजे का टाइम हुआ तो उन्होंने अपनी किश्तियों द्वारा हम पे कार्रवाई करने के लिए श्रीयंत्र टापू के जो नदी के बीच में स्थित है उसके अंदर घुस रहे थे। सपना ही सपना अधूरा रह गया है। जो उत्तराखंड के अंदर हम लोग पहले उत्तर प्रदेश में थे और ये लड़ाई हमने 1994 से लड़ी। लड़ते लड़ते जो है 9 नवंबर को हमें राज्य प्राप्ति हुई।